ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आत्मबल, अहिंसा और विचारों की कहानी है भारत की आज़ादी। ये कहानी है आत्मविश्वास की, जहां पर देश ने बिना हथियारों के आज़ादी हासिल की। ऐसा ही था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुए असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी थी और भारतीय जनमानस को एक नई दिशा देने का काम किया। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भारत की आजादी की कहानी केवल तलवारों की नहीं, बल्कि विचारों, अहिंसा और आत्मबल की कहानी है। और इस कहानी में एक अध्याय ऐसा भी है जहां हमने लड़ाई लड़ी बिना हथियार, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। यह था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महत्वपूर्ण आंदोलन की कहानी बयां करता है जिससे न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया, बल्कि भारतीय जनमानस को एक नई दिशा दी। यह दिन आज असहयोग आंदोलन के तौर पर याद किया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन की नींव पड़ी थी उस गहरे दर्द और आक्रोश से जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में फैल गया था। सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस क्रूरता पर न कोई माफी मांगी, न ही किसी को न्याय दिलाया था। वो 1 अगस्त 1920 का ही दिन था जब अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत तो 1 अगस्त 1920 को तो हुई थी, लेकिन आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह पहला मौका था जब किसी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया हो। ऐसे में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को अहिंसात्मक तरीके से कमजोर करना और भारतीयों को स्वराज के लिए संगठित करना था। इस आंदोलन से देशभक्ति की भावना हर कोने में फैल गई, जिसमें मजदूर, छात्रों, शिक्षकों, महिलाओं और पेशेवरों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों से भारतीय जनता की व्यापक भागीदारी देखी गई। अंग्रेजों और भारतीय आकाओं के खिलाफ मेहनतकश जनता की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को इस आंदोलन के माध्यम से एक मंच मिला। गांधी जी के अहिंसा पर जोर ने महिलाओं को बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। इस प्रकार यह सही मायने में एक जन आंदोलन साबित हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने लोगों से अहिंसक तरीकों से विरोध करने का आह्वान किया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार और अहिंसात्मक तरीके से स्वराज प्राप्त करना शामिल था। असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया और इसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। ये कॉलेज स्वतंत्रता संग्राम की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए स्थापित किए गए थे, जिसमें काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और गुजरात विद्यापीठ जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित किया गया। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना था, जो भारतीय संस्कृति, भाषा और मूल्यों को बढ़ावा दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने घरेलू कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए खादी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस वजह से चरखे भारतीयों के बीच बेहद मशहूर भी हुए। ऐसा पहली बार था जब एक राष्ट्रीय आंदोलन में इस पैमाने पर जन समूह ने भाग लिया था। इतना ही नहीं, देश भर के प्रमुख हिंदू मुस्लिम नेताओं ने इसका समर्थन किया और जनता को अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से संगठित करने में अहम भूमिका भी निभाई। इस आंदोलन ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन की मजबूत नींव रखी, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली जैसी एकता देखने को मिली। लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। इससे गांधी जी को सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में पहचान भी मिली। हालांकि आंदोलन जब अपनी पकड़ तेज कर रहा था,
तब 1922 में सत्य और अहिंसा के पुरोधा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को उस समय वापस लेने का ऐलान कर दिया जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों और थाने के पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें लोगों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 5 फरवरी 1922 को हुई एक घटना ने महात्मा गांधी को बहुत दुखी कर दिया। जब और न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नीस का कारगिल युद्ध भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था। ये राष्ट्र की एकजुटता, समाज की जिम्मेदारी और नेतृत्व की परीक्षा का समय था। आज जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो ये याद करना जरूरी है कि उस कठिन समय में देश के नेताओं ने कैसे मोर्चा संभाला। उस दौर में जब देश के सामने संकट खड़ा था, उस समय नरेंद्र मोदी किसी औपचारिक दायित्व में नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो सोचा और किया वो राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। एक सजग नागरिक, एक समर्पित संगठनकर्ता और एक संवेदनशील राष्ट्र सेवक के रूप में प्रेरणा का स्रोत है। कारगिल युद्ध शुरू होने के दिन वे दिल्ली में थे। जैसे ही उन्हें कारगिल में घुसपैठ की खबर मिली, उन्होंने बिना किसी देर के जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा और वहां तत्कालिक बैठकें आयोजित की। उनका स्पष्ट संदेश था, युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती, समाज को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होती है। 3 बैठकें मोदी जी ने की कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद। एक जम्मू में बैठक की, एक बैठक श्रीनगर में भी की और एक लद्दाख के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। युद्ध लड़ने का काम तो जवान करते हैं, परंतु युद्ध में कार्य समाज की क्या भूमिका, उनकी देश के नागरिकों की क्या दायित्व है, ये उन्होंने जो समझाया है लोगों को, बहुत ही उपयुक्त था। जम्मू कश्मीर में एक ट्रैफिक, ये जो रास्ता है श्रीनगर जम्मू का, ये हमेशा ट्रैफिक जाम होने वाला रास्ता है। ऐसा ट्रैफिक जाम न हो, इसकी भी हम लोगों ने चिंता करनी चाहिए। जवान युद्ध के लिए जा रहे, उनको किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल पैदा न हो, इसकी चिंता हम सब लोगों ने करनी चाहिए। कारगिल युद्ध के बीच नरेंद्र मोदी और प्रेम कुमार धूमल जी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए श्रीनगर पहुंचे। वहां से अगली सुबह वे हेलीकॉप्टर से सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना हुए। मोर्चे पर पहुंचते ही उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों के जवानों से बातचीत की और जरूरी सामग्री भी भेंट की। उसी दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी का ये सख्त संदेश पहुंचा कि जब तक एक भी घुसपैठिया बचा है, युद्ध जारी रहेगा, तो सैनिकों में एक नया जोश भर गया। युद्ध के बीच भी नरेंद्र मोदी ने हर बातचीत में गंभीरता और सच्ची संवेदना दिखाई। वापसी में 5 जुलाई को वे अमरनाथ गुफा पहुंचे, जहां ईश्वर के सामने शीश नवाने के बाद उन्होंने उन वीर सैनिकों से भेंट की जिन्होंने टाइगर हिल पर फतह हासिल की थी। ये यात्रा एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य था। 2 जुलाई 99 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सीमा पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाकर आए। मोदी जी ने कहा, धूमल जी क्या हम भी चल सकते हैं? तो हमने संभावनाओं का पता किया। 3 जुलाई को पता लगा कि हम जा सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर में बैठे और कारगिल चले गए। कारगिल जब हम लैंड किए
तो गोले बरस रहे थे और गोलाबारी से बचते बचाते हम मोर्चे में पहुंचे। बहुत बड़ा मोर्चा था। हमने सामान बांटा, वापस हम श्रीनगर आए और जब हम वापस आए थे कारगिल से तो रास्ते में हम अमरनाथ गुफा के पास लैंड किए। तो तब गुफा खुली नहीं थी, हमने वहाँ माथा टेका। उसी समय वो सैनिक जिन्होंने कारगिल टाइगर वापस लिया था वो भी वहीं आए थे। वो हमें मिले। मोदी जी ने एक हथियार लेकर उसको देखा कैसे चलाते हो। युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी स्वयं कारगिल पहुंचे। ये समय युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था और दुश्मन के हमले से पहले ही 3 हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके थे। इसके बावजूद वे सैनिकों से मिलने गए, मोर्चों का निरीक्षण किया और उन्हें मनोबल प्रदान किया। उनका ये दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि राष्ट्र प्रेम की एक जीवंत मिसाल थी। कारगिल यात्रा के दौरान उन्होंने एक सैनिक से मुलाकात की। जब नरेंद्र मोदी ने उनका हाल पूछा तो उस सैनिक ने कहा, दर्द तो है, लेकिन जब तिरंगा लहराता है तब दर्द महसूस नहीं होता। ये एक वाक्य नहीं, बल्कि उस सैनिक का गर्व, बलिदान और प्रेरणा की गूंज थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने जीवन भर के लिए आत्मसात किया। वो कारगिल में 5 जुलाई को आए, जवानों से मिले, उनके साथ फोटोग्राफ लिए, अधिकारियों को मिले, लड़ाई का जायजा लिया और उसके बाद वो श्रीनगर भी गए दराज से होते हुए और श्रीनगर में जो हमारे घायल सैनिक थे उनको वहां पर वो मिले। नरेंद्र मोदी की प्रेरणा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक विशेष स्मारिका तैयार की, जिसमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की जीवन गाथा और चित्र संकलित किए गए। इस कार्य में देश भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बिना किसी सरकारी सहायता के ये कार्य पूरा किया गया। नरेंद्र मोदी की लिखी एक प्रभावशाली कविता भी इस स्मारिका का हिस्सा बनी, जिसे बाद में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वितरित किया। जो भी सैनिक कारगिल वॉर में शहीद हुए उनका जीवन परिचय हम इकट्ठा करके लाए। सबके हमने डिटेल लिया अपने प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, हर जिला से, हर मंडल से, जहाँ जहाँ जो लोग शहीद हुए उनका जीवन परिचय लेकर के आए। फिर हमने एक स्मारिका छापी, एक सुवनीर छापा उनके चित्र सहित, उनका जीवन परिचय और मोदी प्रेरणा से कि हम सरकार से कुछ नहीं लेंगे, सरकार हमारी थी। हमने सरकार के किसी भी उपक्रम से हमने एक ऐड तक नहीं लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोदी प्रेरणा से और माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी स्मारिका वो छापी और जिसका नरेंद्र मोदी ने हमारे को बहुत शाबाशी दी। उसमें नरेंद्र जी कविता भी छपी थी। इसी तरह जब हरियाणा में लोकसभा चुनाव का समय आया तो नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि किसी शहीद के परिजन को उम्मीदवार बनाया जाए। कई लोगों की असहमति के बावजूद उन्होंने सुधा यादव का नाम आगे बढ़ाया। उनके पास संसाधन नहीं थे, अनुभव भी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जुटाया, संसाधनों की व्यवस्था की और एक नई राजनीतिक शुरुआत को साकार किया। मोदी ने खुद अपनी जेब से चुनाव के लिए दान देकर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब मैं घर जाता हूँ, माँ थोड़े पैसे जेब में डाल देती है। जब कोई अच्छा काम याद आता है तो उन्हीं पैसों से योगदान करता हूँ। इस एक भावनात्मक क्षण ने कार्यकर्ताओं के मन को छू लिया और देखते ही देखते 7 लाख रुपए एक ही बैठक में एकत्रित हो गए। कि जब हमारा लोकसभा का कारगिल युद्ध के बाद चुनाव आया और उस चुनाव में स्वाभाविक है कारगिल में बहुत से शहीद हुए, तो उन्होंने जो हरियाणा में कैंडिडेट चयन की बात आई तो उन्होंने कहा कि एक कोई कारगिल शहीद, इसको चुनाव में उतार सकते हैं क्या? हमने कहा हमारे तो कोई संपर्क में है नहीं, आप बताइए कोई है तो उनको विचार किया जा सकता है कि हमको कोई कारगिल शहीद को, किसी विडो को चुनाव में उतारना चाहिए। लेकिन वो इस मत के थे कि जरूर ढूंढो कोई ना कोई। हमने खैर प्रयत्न किया, आपने कहा ये नाम है और वो नाम था हमारी सुधा यादव जी, जो मेंबर पार्लियामेंट बनी। उधमपुर में युद्ध के दौरान जब बड़ी संख्या में घायल सैनिकों का इलाज चल रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और हर एक सैनिक से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उनकी उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि वे बेहद शांत, संजीदा और जोश से भरे हुए थे। उन्होंने हर सैनिक से उनके परिवार, जरूरतों और मनोबल की बात की और सिर्फ मरीज ही नहीं, अस्पताल के स्टाफ तक को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें समझने और उनकी परेशानियों को हल करने आया है। इस मुश्किल समय में उन्होंने सबको सहज किया और यही उनका सबसे बड़ा गुण था। हर हालात में जुड़ाव बनाना,
भरोसा देना और तकलीफों को कम करना। During the thick of Kargil war, Narendra Modi ji had visited Udhampur, and he went around seeing all the battle casualties. He interacted with each soldier and put them at ease and raised their morale. कारगिल युद्ध के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए बुलाया। उनकी वीरता की कहानी सुनकर नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि ये युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। उन्होंने न सिर्फ उनकी सराहना की, बल्कि उनके संवाद कौशल को निखारने की भी पहल की, ताकि वे देश भर में जाकर और प्रभावी ढंग से राष्ट्र सेवा का संदेश दे सकें। इससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की गहराई और उनकी संवेदनशील सोच स्पष्ट होती है। In the Kargil war, there were a few Paramveer Chakras which were awarded to, which is the highest gallantry award the country can give in peace and war times. So one of those officers, Grenadier Yogendra Singh Yadav, was invited by Modi Saab to come and meet him. Then he narrated his entire incident which had earned him the Paramveer Chakra's honor. In that, it was seen by Modi Saab that this is a very inspirational story, and this is something he could narrate to youth across schools and colleges to really motivate them to for the service of the country. He also noticed that this person was very genuine, extremely brave, and his communication skills could be improved upon. So we were given the task that find out the best communicators anywhere in the country and polish up the communication skills of this Paramveer Chakra awardee. इन सभी घटनाओं से ये साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली सिर्फ रणनीतिक सोच तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें जन भावनाओं की गूंज, सैनिकों के आंसुओं की पीड़ा और राष्ट्र के प्रति अद्वितीय समर्पण भी शामिल था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो न केवल नीतियां बनाता है, बल्कि युद्ध की धधकती जमीन पर जाकर सैनिकों का हाथ थामता है, उनके परिवारों के बारे में पूछता है और उनके जज्बे को राष्ट्र की प्रेरणा बना देता है। मोदी का योगदान उस समय केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि का नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील राष्ट्र सेवक का था, जिसने न सिर्फ मोर्चे पर खड़े जवानों को, बल्कि हर नागरिक को यह एहसास दिलाया कि राष्ट्र सेवा सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं, दिल जुड़ने से भी होती है। नरेंद्र मोदी की इस भूमिका को स्मरण करना केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि उस भावना को दोहराना है जो हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है कि जब देश पुकारे तब हर नागरिक को आगे आना चाहिए।